Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत बुक के 6 चैप्टर जो कि है हमारा सिटीजनशिप। अब तक मैंने यहाँ पर अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं वो लिंक एंड स्क्रीन पे दे दूँगा। आप वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना 6 चैप्टर और ये 6 जो चैप्टर होगा मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा दैट कि आप लोग एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी जानकारी सिटीजनशिप के बारे में ले सकें। सिटीजनशिप वाले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे मीनिंग और सिग्निफिकेंस सिटीजनशिप की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप। बेसिकली इंडिया में 2 टाइप के लोग हैं, सिटीजन्स एंड एलियंस। ये सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ। सिटीजन्स जो कि इंडियन स्टेट के फुल मेंबर्स हैं और इंडिया के लिए लॉयल हैं, ये सिविल और पॉलिटिकल दोनों राइट्स को एंजॉय करते हैं। और एलियंस बेसिकली दूसरे कंट्री के लोगों को कहा जाता है जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं करते हैं। एलियंस की 2 कैटेगरी होती है, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस उस देश के नागरिक हैं जिस देश के साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं। एनिमी एलियंस उस देश के नागरिक हैं जिस देश के साथ इंडिया के वार टेंशंस चलते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना। एनिमी एलियंस फ्रेंडली एलियंस से कुछ कम राइट्स को एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, एनिमी एलियंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो हमारे आर्टिकल 22 के अंडर में आता है उसे एंजॉय नहीं करते। इंडिया अपने सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स प्रोवाइड करता है और एलियंस किन किन राइट्स से वंचित रह जाते हैं, इसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इंडिया यहाँ पर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करता है रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, जो आर्टिकल 15 के अंडर में आता है। इसके बाद इंडिया राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में, जो आर्टिकल 16 के अंडर में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर में आता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो आर्टिकल 29 और 30 के अंडर में आता है। राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राइट भी इंडिया अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्शन की मेंबरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने की राइट भी प्रोवाइड करता है। पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने की एलिजिबिलिटी, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का ऑफिस, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल का ऑफिस होल्ड करने की राइट्स इंडिया अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। इन राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी इंडियन सिटीजन्स की हैं जो कि उनको देश के प्रति पूरी करनी होती है, जैसे टैक्स पे करना होता है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी होती है, अपने देश को डिफेंड करना होता है और भी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इंडिया के सिटीजन्स को पूरी करनी होती है। इंडिया में जो इंडिया के सिटीजन हैं और जो पहले किसी और देश के सिटीजन्स थे, जो बाद में इंडिया के सिटीजन बने हैं, दोनों प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ सकते हैं और प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में जो बंदा वहीं पैदा हुआ है वही सिर्फ वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है, जिसने बाद में वहां की नागरिकता ली है वो वहां के प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूं तो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक और पार्ट 2 के अंडर में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी के लोग ही 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब तक इंडिया के सिटीजन बन सकते थे। पहली कैटेगरी, एक व्यक्ति जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल हो और या तो वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, और या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 5 साल से पहले इंडिया में रह रहा हो। इन तीनों कंडीशन में से किसी एक भी कंडीशन को वो अगर फॉलो करता है तो इंडिया का सिटीजन वो बन सकता है। ये आर्टिकल 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरी कैटेगरी, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करा हो, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है अगर उसके पेरेंट्स में से या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो और उसको 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। या वो इंडिया में जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट कर चुका हो और तब से ही इंडिया में रह रहा हो, या वो इंडिया में जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करा हो और एक रजिस्टर्ड सिटीजन बन गया हो। बट रजिस्टर्ड सिटीजन बनने के लिए उसे इंडिया में 6 मंथ रहना होता है
और उसके बाद ही वह रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 है। तीसरी कैटेगरी, एक व्यक्ति जो इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट करा है 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में फिर इंडिया में रीसेटल हो गया है, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। इसके लिए उसे 6 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 है। चौथी कैटेगरी, एक व्यक्ति जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, लेकिन वह इंडिया से बाहर रह रहा हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर उसने इंडियन एम्बेसी के ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से करवा दिया हो, जो एम्बेसी उस देश में जहां वह प्रेजेंट में रह रहा है वहां कार्यरत है। सो ये प्रोविजन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को कवर करता है जो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 है। सो अगर मैं इन 4 कैटेगरीज को सम अप करूं तो ये प्रोविजन सिटीजनशिप से डील करते हैं। पहला, एक पर्सन जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है। दूसरा, एक पर्सन जो इंडिया में पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है। तीसरा, एक पर्सन जो पाकिस्तान में माइग्रेट हुआ हो और बाद में इंडिया में वापस आ गया हो। चौथा, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया से बाहर रह रहा हो। अब मैं आपको सिटीजनशिप के अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले रखी हो वो इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 10 कहता है कि सिटीजनशिप का अधिकार जो आर्टिकल 5 से 8 में दिया गया है वो बना रहेगा जब तक पार्लियामेंट द्वारा उसमें बदलाव नहीं किए जाते। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप एक्वायर करने और सिटीजनशिप टर्मिनेट करने के प्रोविजंस बना सकती है और सिटीजनशिप से रिलेटेड अदर मैटर पर भी प्रोविजन बना सकती है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद सिटीजनशिप एक्वायर और लॉस करने के बारे में बताता है। ये एक्ट 8 टाइम्स अब तक अमेंड हो चुका है। पहले 1957 में, उसके बाद 1960 में, उसके बाद 1985 में, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में और अभी जो रिसेंटली आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सो ये यहाँ पर 9वीं बार अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अब हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 हमें सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके बताता है। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब यहाँ पर ओरिजिन से है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब किसी भी टेरिटरी का इंडिया में मिलना। अब मैं आपको एक एक करके ये टर्म्स क्लियर करता हूँ। बाय बर्थ, एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है वो बाय बर्थ भारत का सिटीजन है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी इंडियन है या नहीं। और अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक तभी कहलाया जाएगा जब उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा। और अगर कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा होता है तो वो भारत का नागरिक तभी कहलाया जाएगा जब उसके माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक होंगे या फिर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उस व्यक्ति के पैदा होने के समय पे इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। फॉरेन डिप्लोमेट जो इंडिया में पोस्टेड हैं और एनिमी एलियंस इंडिया की सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर नहीं कर सकते हैं। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब है ओरिजिन से। एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ हो वो इंडिया का सिटीजन बाय डिसेंट बन सकता है अगर उसके पिता उसके पैदा होने के समय में भारत के नागरिक हों। एक व्यक्ति जो 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ हो वह भारत का नागरिक बन सकता है अगर उसके पेरेंट्स में से कोई भी उसके पैदा होने के समय पर भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है वो बाय डिसेंट भारत का नागरिक नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि उसकी बर्थ के 1 साल के अंतर्गत किसी भी इंडियन कंसुलेट में उसकी बर्थ का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से एक सेट पीरियड के एक्सपायरी होने से पहले उसकी बर्थ का रजिस्ट्रेशन इंडियन कंसुलेट में ना किया गया हो। एक एप्लीकेशन उसके पैदा होने की रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पेरेंट्स को इंडियन कंसुलेट में देनी होगी और
साथ में एक अंडरटेकिंग भी लेनी होगी कि उनके बच्चे के पास किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। अगर कोई माइनर इंडिया का सिटीजन है बाय डिसेंट और उसके पास दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप भी है, तब फुल एज अटेंड करने के बाद उसे 6 मंथ के अंदर इंडियन सिटीजनशिप को त्यागना होगा। अगर वह दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं त्यागता है उस केस में। बाय डिसेंट काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है समझने में, इसलिए आप इन 2-3 कंडीशंस को 2-3 बार सुनिए सो दैट कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये समझ में आ सके और आपके माइंड में क्लैरिटी आ सके। अब बात करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी व्यक्ति को इंडिया का सिटीजन रजिस्टर कर सकती है। वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, बशर्ते उसे किसी न किसी कैटेगरी में आना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कैटेगरी, एक व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है, उसे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालने से पहले 7 साल इंडिया में रहना होगा। दूसरी कैटेगरी, एक व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन इंडिया से बाहर रह रहा है। तीसरी कैटेगरी, एक व्यक्ति जिसने इंडियन सिटीजन से शादी की है और रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालने से पहले 7 साल से इंडिया में रह रहा है। चौथी कैटेगरी, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स जो इंडिया के सिटीजन हैं। पांचवी कैटेगरी, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जिसके पेरेंट्स इंडिया के रजिस्टर्ड सिटीजन हैं। छठवीं कैटेगरी, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जिसके पेरेंट्स पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन थे और वह 12 मंथ से इंडिया में रह रहा है, वह रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। सातवीं कैटेगरी, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जो ओवरसीज सिटीजन के कार्ड होल्डर के तौर पर 5 साल से रजिस्टर्ड है, वो 12 मंथ तक इंडिया में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल सकता है। ये सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आप अगर फॉलो करते हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन की। सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन पर नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति को दे सकती है अगर वह इलीगल माइग्रेंट नहीं है और जो क्वालिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको क्वालिफाई करनी होंगी। पहली क्वालिफिकेशन, वो उस देश का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहां इंडिया के सिटीजन को नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बनने से रोका जाता हो। दूसरी क्वालिफिकेशन, अगर उस व्यक्ति की इंडियन सिटीजनशिप की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है तो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप उसे त्यागनी होगी। तीसरी क्वालिफिकेशन, वो व्यक्ति इंडिया में रह रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में 12 मंथ से सर्विस कर रहा हो, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। चौथी क्वालिफिकेशन, वह व्यक्ति अच्छे कैरेक्टर का हो। पांचवी क्वालिफिकेशन, उसके पास 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज है उनका पर्याप्त नॉलेज हो। मतलब 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज में से जैसे हिंदी, बंगाली, उड़िया, इनमें से मतलब जो भी हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर उसको इनमें से किसी का भी नॉलेज है तो वो एप्लीकेशन डाल सकता है सिटीजन बनने के लिए। हाउएवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारी कंडीशंस या कोई भी एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई माफ़ कर सकती है अगर वह व्यक्ति साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट, लिटरेचर या वर्ल्ड पीस के फील्ड में कुछ अलग करता है। हर नेचुरलाइज्ड सिटीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेनी होती है। अब बात करते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के बारे में। जो भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर करता है वहाँ के सिटीजन्स अपने आप ही इंडिया के सिटीजन्स बन जाएंगे। एक नोटिफाइड डेट के बाद उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे पौंडीचेरी जब इंडिया का पार्ट बना था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 निकाला था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में। तो उस एक्ट के निकलने के बाद पौंडीचेरी के जितने भी सिटीजन्स थे वो इंडिया के सिटीजन्स बन गए थे। अब मैं आपका ध्यान असम अकॉर्ड के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। 1985 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने ये प्रोविजंस ऐड करे हैं। ये कुछ ऐसे हैं। पहला, सारे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो बांग्लादेश से असम 1 जनवरी 1966 से पहले आए थे और वो लोग जो असम में आमतौर पर निवासी हैं वो 1 जनवरी 1966 के बाद इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। दूसरा, हर व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है वो 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आया है और वो जो आसाम का आमतौर पर निवासी है जब से उसकी एंट्री आसाम में हुई है और या जिसे फॉरेनर के रूप में डिटेक्ट किया गया है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को इंडियन सिटीजन समझा जाएगा लेकिन इसे 10 साल तक वोट के राइट से वंचित रखा जाएगा। लॉस ऑफ सिटीजनशिप। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 सिटीजनशिप खोने के 3 तरीके बताता है। पहला, बाय रिनाउंसिएशन,
मतलब त्याग से, दूसरा बाय टर्मिनेशन मतलब समापन से, तीसरा बाय डेप्रिवेशन मतलब बाय लॉस। पहले रिनंसिएशन के ऊपर बात करते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन जो फुल एज और कैपेसिटी का है वो अपनी सिटीजनशिप त्याग सकता है। जब कोई व्यक्ति सिटीजनशिप को त्याग देता है तो उसका बच्चा भी इंडियन सिटीजनशिप लूज कर देता है, लेकिन जब वो बच्चा 18 साल का हो जाता है तब वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है। अब टर्मिनेशन के बारे में जान लेते हैं। जब कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेप्रिवेशन के ऊपर बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडियन की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकती है अगर उसने सिटीजनशिप किसी फ्रॉड तरीके से ऑब्टेन करी है, या उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई है, या वार के टाइम पे उसने एनिमी के साथ कम्युनिकेशन या बिजनेस करा है, या वो आदमी 7 साल से इंडिया के बाहर रह रहा है। सो ये सारी कंडीशंस थी सिटीजनशिप डेप्रिवेशन की। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और इंडिया में डुअल पॉलिटी है, सेंटर और स्टेट। लेकिन यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजन्स अपनी लॉयल्टी यूनियन को दिखाते हैं। यहाँ पर स्टेट की कोई भी सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। अब अगर हम यूएसए स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। यूएसए में हर पर्सन सिर्फ यूएसए का ही सिटीजन नहीं है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन है। सो यहाँ पर पर्सन डुअल राइट्स एंजॉय करता है, एक सेंटर की और दूसरी स्टेट की। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को सिटीजनशिप चैप्टर को समझने में हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके और मुझे भी ग्रो होने में हेल्प हो सके।